A very welcome to all of you on this channel students। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और रादर सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा हम सभी जानते हैं that MEG 04, that is Aspects of Language paper of IGNOU examination is a bit tricky। इसको हमें अच्छे से पहले समझना पड़ता है and then we have to attempt the question paper। So do watch the video till the very end so that you get a complete idea that how questions are asked in the final examination। But before starting today's video, let me remind you that if you are new to this channel and you have not subscribed yet, then you can just click the subscribe option and press the bell notification icon so you never miss any update regarding the video। Now let us start the video on MEG 04 important questions of aspects of language। So जितने भी questions आप यहाँ पे देख रहे हैं, they are taken from block 1 of MEG 04, that is the most important block, that is what is language। Even the first question states that what is language, describe the characteristics of human language with examples, how it is different from animal communication। So this is one of the most important questions, काफी बार ये इग्नू एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो इस आंसर में फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज लैंग्वेज। काफी सारी डेफिनेशंस आपको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही मिल जाएंगी। एडवर्ड सैफिर की डेफिनेशन, विक्टोरिया फ्रॉम्किन एंड रॉडमैन की डेफिनेशन, वो सारी आप उसमें से पढ़ सकते हैं एंड यू कैन राइट दैट इन योर आंसर एज वेल। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन पूछता है दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज विद एग्जाम्पल्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, उसके बारे में वी हैव टू स्टेट इन दिस पर्टिकुलर आंसर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताएंगे सच एज क्रिएटिविटी, डुअलिटी, पैटर्निंग, use of sound symbols, arbitrariness of sign, all those things, all these characteristics जो हमारी हैं human language की, और फिर हम स्टेट करेंगे that how it is different from animal communication। ये भी block 1 chapter 1 के first paragraph में ही आपको एक नया सब टॉपिक मिलेगा that how what is the difference between human language and animal communication। Now next question, discuss the difference between European and American structuralism in detail। Yes, this is also an important question because कई बार इग्नू एग्जामिनेशन में structuralism से क्वेश्चन जरूर आ ही जाता है। दो इट इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन, आपको लेंदी क्वेश्चंस में से आप स्किप भी थोड़े क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड दैट स्ट्रक्चरलिज्म आप अच्छे से पढ़कर जाएं। एंड इसका डिफरेंस इस क्वेश्चन में हमें स्टेट करना है। यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म में आप बताएंगे सोजारियन प्रिंसिपल्स, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रिंसिपल्स के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और डिफरेंशिएट करेंगे अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म से। सो दिस विल बी एन लेंदी आंसर। 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड इज what are the Suzarian principles of structural linguistics, discuss giving examples। so basically ये दोनों ही क्वेश्चंस एक तरह से थोड़े सिमिलर हो जाते हैं। इसमें वी हैव टू स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन एंड अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें वी ओनली हैव टू स्टेट Suzarian principles of structural linguistics, that is structural and functional principles of language, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, the concept of langue and parole, the arbitrariness of sign and all those things, और बाकी हमें suitable examples के साथ इस क्वेश्चन को और इस आंसर को हमें एग्जामिनेशन में लिखना है। Now moving on to the next one, that is discuss Bloomfield's approach to linguistic analysis in detail। so basically what is language वाले ब्लॉक में हम तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, एक तो यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म, अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म एंड ब्लूमफील्ड अप्रोच टू
linguistic analysis. This is not a very important question, but कई बार IGNOU examination में आ जाता है. Now moving on to the next one, that is discuss in detail Sapir-Whorf hypothesis with respect to linguistic relativity and determinism with examples. This is also a most important question. ये कई बार IGNOU assignments में भी पूछा जाता है और examination में भी आ जाता है. प्लस साफिर एंड वुल्फ हाइपोथेसिस कई बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है. सो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. फर्स्टली हमें वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज साफिर एंड वुल्फ हाइपोथेसिस, उनका हाइपोथेसिस क्या था, एंड देन वी हैव टू सपोर्ट आवर आंसर बाय गिविंग with respect to the linguistic relativity and determinism. So साफिर एंड वुल्फ के जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, relativity and determinism, उसको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू राइट दिस आंसर गिविंग रेफरेंसेस विद द साफिर एंड वुल्फ हाइपोथेसिस. सो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में भी एग्जांपल्स के साथ सपोर्ट करके आंसर ये कंप्लीट करना है. नाउ नेक्स्ट इज एग्जामिन द डिफरेंसेस बिटवीन generativists and structuralists. One of the most important and frequently asked questions. अभी फिलहाल जो इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है. तो इसमें भी वी हैव टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ generativists, दैट इज नोम चॉम्स्की, जो जनरेटिव ग्रामर का उनका कॉन्सेप्ट है, हमें उसके बारे में लिखना है. एंड स्ट्रक्चरलिस्ट. सो स्ट्रक्चरलिस्ट में हम स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में सबसे पहले बताएंगे, सुजारवियन प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे, साइन, द सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लिंग्विस्टिक साइन के बारे में, ये सारी चीजें बताएंगे और उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज ब्लॉक 2, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने लिस्ट डाउन कर रहे हुए हैं. सो इफ यू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस देन यू विल बी ऑन अ मोर सेफर साइड, बिकॉज ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली रिपीटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट अस सी what are the questions. First is describe the process of word formation in English by giving suitable examples. One of the most important questions from block 2, that is process of word formation. काफ़ी सारे processes हैं जो हमारे words English में बनाता है, such as compounding, derivation, back formation, clipping. जितने भी processes हमारे दिए हुए हैं उन सबको state करना है और सारे प्रोसेस का एक एक एग्जाम्पल भी देना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश एंड द मेजर टोन्स. इंटोनेशन से भी आजकल काफी बार देखा गया है दैट इग्नू एग्जामिनेशन में इंटोनेशन टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. So it also becomes one of the most important and frequently asked question in the examination. So सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखनी है दैट व्हाट इज इंटोनेशन. हम उसके टाइप्स भी बता सकते हैं, राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग, फॉलिंग राइजिंग, राइजिंग फॉलिंग, सबके बारे में हमें सबसे पहले लिखना है. उसके फंक्शन के बारे में लिखना है और मेजर टोन्स में बेसिकली वी हैव टू लिस्ट द टाइप्स ऑफ इंटोनेशन सपोर्टिंग विद एग्जाम्पल्स. इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स नहीं पूछा गया है, बट स्टिल इफ यू राइट एग्जाम्पल्स देन you will be able to score better marks. Now moving on, give an account of Latin borrowings in English by giving suitable examples. Now borrowings in English एक ऐसा topic है which is one of the super most important topic in the entire aspects of language. So Latin borrowings in English में काफी बार 20 मार्क्स का क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन भी पूछा गया है. एंड बोरोइंग्स वाला जो ये टॉपिक है इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन योर शॉर्ट नोट्स. सो बेटर प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वेरी थॉरली. एंड कैसे कैसे इंग्लिश लैंग्वेज हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और उसके एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस विद एग्जाम्पल्स हाउ न्यू वर्ड्स आर formed in English. So basically this is a repetitive question
जो कि ये वाला क्वेश्चन था, वर्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये एक तरह से वही आंसर इसमें लिखना है, इट्स जस्ट दैट क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी हुई है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ट्रेस द 3 stages of the evolution of the English language. इसमें भी we have to list down the 3 stages of evolution. So basically जो हमारा जो हमारे stages हैं, that is old English, middle English and modern English, और उनकी जो specific periods हैं उनको हमें सबसे पहले लिस्ट डाउन करना है, एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ these stages. Now next one is discuss stress and rhythm in connected speech with suitable example. So जो हमारा इंटोनेशन वाला ये टॉपिक है, उसी में से ही ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस एंड रिदम और उनका रिलेशनशिप में काफी एक इलेबोरेटेड नोट हमें इग्नू ब्लॉक में पढ़ने के लिए मिल सकता है. सो वी हैव टू प्रिपेयर दिस कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज रिदम, एंड देन वी हैव टू स्टेट द relationship between stress and rhythm by giving suitable examples. Now next one is outline the grammatical changes from Old English to Modern English. So basically इसमें we have to state, ये एक तरह से सेम ही क्वेश्चन आ जाता है, 3 stages of evolution of English language. बस थोड़ा सा इसमें चेंज ये है that we have to specifically talk about Old English and Modern English with respect to grammatical changes. क्या क्या ग्रामेटिकली चेंजेस हुए हैं ओल्ड इंग्लिश से लेकर मॉडर्न इंग्लिश तक, वो सारी चीजें हमें इसमें स्पेसिफाई करनी है. नाउ नेक्स्ट इज describe the English consonants with reference to their manner of articulation. Very 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 important question. So ये वाला क्वेश्चन आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपको हर प्रीवियस ईयर एग्जाम में जरूर मिलेगा. सो बेसिकली इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स. सो कॉन्सोनेंट्स वाला सब टॉपिक काफी अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाइएगा, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन हमेशा ही आता है एंड इट इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग, बिकॉज इसमें देर आर टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स. यू हैव टू लिस्ट डाउन द टाइप्स. पहले हमें बताना पड़ेगा दैट व्हाट आर इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स, देन वी हैव टू स्टेट द टाइप्स ऑन द basis of manner of articulation, that is plosives, lateral, approximant. ये सारे जितने भी manner of articulation के basis पे हैं उनको पहले हम state करेंगे, then हम लिखेंगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, and then we will also give examples to support our answer. Now the next one is how would you describe and classify vowels? Elaborate by giving examples. So consonants and vowels, ये दोनों ही जो हमारे टॉपिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. सो इन दोनों ही टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइएगा, बिकॉज एग्जाम में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट नोट या लेंदी क्वेश्चंस में से आ ही जाता है. सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना है कौन कौन से वॉवल्स हैं, कि व्हाट आर वॉवल्स, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड देन वी हैव टू डिस्क्राइब एंड क्लासिफाई देम. दैट इज वी ऑल्सो हैव टू स्टेट द टाइप्स, दैट इज मोनोफ्थोंग्स, डिफ्थोंग्स, क्या क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देने हैं. सो इस तरीके से आप इस आंसर को अटेम्प्ट करेंगे. Now next one is describe the vowels of English and explain how they are different from consonants. So इस एक क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली मर्ज हो गए हैं. इसमें सबसे पहले हमें vowels के बारे में भी बताना पड़ेगा, उनके टाइप्स के बारे में भी बताना पड़ेगा, and then we have to state how they're different from consonants. So basically हमें यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स के बारे में भी बताना पड़ेगा, एंड वी ऑल्सो हैव टू राइट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. सो दीज वर द क्वेश्चंस which are taken from block 2nd and also block 3rd.
सो ये वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ब्लॉक सेकंड में से एंड थर्ड में से। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर कर जरूर जाइएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक्स, दैट इज ब्लॉक नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ये सारे क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर लिस्टेड हैं वो उन सभी ब्लॉक्स में से हैं एंड दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेपिटेटिव क्वेश्चंस जो काफ़ी बार इग्नू एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। So the first one is, what is meant by derivational morphology? Explain the classification of derivational affixes in detail. So ये काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन में से माना जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें मॉर्फोलॉजी के बारे में बताना पड़ेगा, देन मॉर्फोलॉजी के टाइप्स जो कि इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू राइट दैट व्हाट इज़ डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी, और उसके फिर दोबारा से हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑफ डेरिवेशनल एफिक्सेस। सो बेसिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज गिव एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेज इन इंग्लिश विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी, सारे क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स के साथ ही आंसर लिखने को बोला है। सो whenever you are preparing for MEG 04 एग्ज़ाम, कीप दिस इन माइंड दैट जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल्स 2-3 एग्जाम्पल्स अपने माइंड में ज़रूर रखें सो दैट यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन एंड स्कोर वेल, बिकॉज एग्जामिनेशन का पैटर्न यही कहता है कि एग्जाम्पल्स का अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसके मार्क्स ज़रूर होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल कि आप एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं। सो इस क्वेश्चन में हमें लिखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। सो क्लॉजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है कि क्लॉजेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स, दैट इज़ फाइनाइट क्लॉजेस एंड नॉन फाइनाइट क्लॉजेस, उसके बारे में भी वी ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन कि वो दोनों टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड देन वी हैव टू स्टेट द एग्जाम्पल्स। Moving on to the next one, what are the tests that would help you to identify the syntactic constituent? Give examples. So basically हमें tests यहाँ पर list down करने हैं जो कि हमें हेल्प कर सके ये आइडेंटिफाई करने में दैट वेदर दिस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट इज अ सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट और नॉट। सो बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्लॉजेस के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में, फ्रेजेस के बारे में, इन सभी के बारे में वी हैव टू राइट इन डिटेल विद गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। Now next is, what is syntactic constituent? How would you identify it? So basically ये दोनों questions काफ़ी similar हैं, related हैं। अगर आपने ये topic अच्छे से किया हुआ है, that is syntactic constituent, तो आप ये दोनों questions काफ़ी अच्छी तरीके से attempt कर पाएंगे। Now next one is, how would you describe various clauses and sentence types? So basically जैसा मैंने पहले भी बोला था कि clauses एक important topic है और इस स्पेसिफिक टॉपिक में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस क्वेश्चन में फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ अ क्लॉज एंड व्हाट इज़ अ सेंटेंस, एंड देन वी हैव टू स्टेट द टाइप्स ऑफ द क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। सो क्लॉजेज में मैंने जैसे पहले भी बताया था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट क्लॉजेज, एंड सेंटेंसेज में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज लाइक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेज, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और उन सभी के बारे में वी हैव टू स्टेट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज, एग्जामिन द 3 ways by which change of meaning takes place. So change of meaning takes place. So basically इस क्वेश्चन में हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से वो 3 ways हैं जिसमें चेंजेस अगर हो जाते हैं मीनिंग में। सो उन सारे 3 वेजेस को हमें इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना है एंड क्लासीफाई करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज, डिस्कस द डिफरेंट क्लॉज टाइप्स गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक तरह से सिमिलर ही है। इसमें भी हमें सबसे पहले क्लॉज के बारे में बताना है, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताना है, एंड वी ऑल्सो हैव टू
Give suitable examples. Now next is give an account of different types of language planning. How do they relate to the Indian context? So this question is very very important from this entire block, जो कि लैंग्वेज प्लानिंग का जो हमारा ब्लॉक है उस ब्लॉक में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन है. इसमें सबसे पहले हमें लैंग्वेज प्लानिंग के बारे में बताना है, डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताना पड़ेगा, एंड वैसे भी इवन इन शॉर्ट नोट्स, जो कि मैं आप लोगों को अगली वीडियो में भी बताऊंगी कि व्हाट आर द शॉर्ट नोट्स फ्रॉम MEG04, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं काफ़ी ज़्यादा. सो उस वीडियो को ज़रूर मिस मत करिएगा. उसमें भी मैंने बताया हुआ है दैट व्हाट इज़ लैंग्वेज प्लानिंग एंड हाउ ये वाला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट में भी काफ़ी बार पूछा जाता है. सो बेटर प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. यहाँ पे हमें टाइप्स बताने हैं: स्टेटस प्लानिंग, कॉर्पस प्लानिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग, मैक्रो प्लानिंग. बहुत सारे टाइप्स हैं, उन सबको पहले हमने स्टेट करना है और उसी के बारे में वी हैव टू राइट, एंड देन हाउ डू दे रिलेट टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन पूछता है दैट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सारी जो हमारे टाइप्स हैं प्लानिंग के वो कैसे रिलेट करते हैं. नेक्स्ट वन इज what is a standard language? Attempt an examination of the need, process and consequences of standard language. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमारा एक टॉपिक है MEG4 का, दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. कैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनी इंग्लिश, उसके बारे में हमें बताया गया है. तो उसमें हमें 3 चीज़ें बतानी हैं, दैट इज़ उसकी नीड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, उसका प्रोसेस एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस. सो ये तीनों ही टॉपिक्स अलग अलग सब टॉपिक्स में हमारे ब्लॉक में डिवाइड किए हुए हैं. तो उन तीनों ही टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर कर जाइएगा. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैंग्वेज प्लानिंग? Why is language planning essential? What are the different types of language planning? So basically ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही एक तरह से रिलेट करता है बिकॉज इसमें हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग बताना है और उसके टाइप्स स्पेसिफाई करने हैं, जो कि हमने इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. Now quickly moving to the next question, that is discuss the need and process of standardization. जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि क्या क्या है स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस एंड नीड. वो एक रेपिटेटिव क्वेश्चन है बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए अलग अलग तरीके से इसको एग्जाम में पूछा जाता है. Now next is discuss the different types of bilingualism and its consequences to the society. This is also one of the most important concept in the entire MEG04 aspects of language paper. So multilingualism and bilingualism also. So basically ये दोनों कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बाइलिंगुअलिज्म के बारे में बताना है, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिफाइन करना है और बताना है, और तब हम लिखेंगे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म टू द सोसाइटी. Now next one is what is speech community? Discuss the problems in defining a speech community. So basically ये वाला क्वेश्चन कभी कभी 20 मार्क्स में भी आ जाता है और कभी कभी ये देखा गया है शॉर्ट नोट्स में भी स्पीच कम्युनिटी को डिफाइन करने का क्वेश्चन आ जाता है. So सबसे पहले हम बताएंगे that what is speech community and then we will state what are the problems in defining a speech community. So when you will prepare this question you will also see the characteristics of speech community, तो वो भी हमें इस क्वेश्चन में बतानी पड़ेगी. Now moving on to the next one, that is what is social linguistics. Expand up on its scope and areas of investigation. So basically हमें यहाँ पर बताना है that what is social linguistics, that is social linguistics क्या है, that is also we can define social linguistics as relationship between language and society.
सो उस कॉन्सेप्ट को हमें बताना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है, वही हमारा स्कोप में आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में. वी कैन ऑल्सो इलेबोरेट इट बाय comparing and contrasting the other methods of communication, that is sociology of language और ethnography of communication, dialectology, वो सारी चीज़ें भी हम लिख सकते हैं. we can mention अगर हम ज़्यादा expand नहीं करना चाहते, but we also have to state, हमें ये बताना पड़ेगा पूरा सोशो लिंग्विस्टिक्स का कंसेप्ट जो हमें दिया हुआ है वो हमें अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा. Now next is, what is the difference between standard and standardized English? Discuss the 4 stages in the standardization of language. So ये देखिए क्वेश्चन ये दोबारा से रिपीट हुआ स्टैंडर्डाइजेशन का, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कौन सी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन चुकी है. सो उसी के 4 स्टेजेस बेसिकली हमें इसमें प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन लिस्ट आउट करना है. Now next is define bilingualism. What consequences does it entail for the individual and the group? So basically इसमें हमें again bilingualism जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वही क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछा हुआ है, तो हमें बताना है इसमें bilingualism एंड हमें स्टेट करने हैं उसके consequences separately for individual and for the group. Now next is distinguish between dialect, accent, register and style with appropriate examples. So basically ये एक सब टॉपिक्स हैं. डायलेक्ट जो कि डायलेक्टोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, एक्सेंट, रजिस्टर एंड स्टाइल एक अलग सा ही एक प्रोसेस है जो कि हम स्टाइलिस्टिक्स जो हमारा लास्ट ब्लॉक है उसमें पढ़ते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी क्वेश्चंस. सो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन भी है. इसमें हमें सेपरेटली एक एक चीज़ को बताना है, दैट इज़ डायलेक्ट को पहले समझाना है, फिर एक्सेंट को, फिर रजिस्टर एंड स्टाइल, और फिर उसके बाद में हम इन चारों कॉन्सेप्ट्स को हमें डिस्टिंग्विश करना है. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट लेंदीएस्ट क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जामिन द साइलेंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश, गिव एग्जाम्पल्स. सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है. आजकल ये वाला क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ये 20 मार्क्स में भी आ जाता है. असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. सो इन टोटलिटी ये वाला क्वेश्चन एक तरह से इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है बिकॉज इट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. सो इसमें भी सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे अमेरिकन इंग्लिश, हाउ अमेरिकन इंग्लिश हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम ब्रिटिश language, and then we will state the silent features, that is feature and characteristic of uniformity, archaism, वो वाला हम ये सारे features examples के साथ इस वाले question में बताएंगे. Now next is discuss different types of code mixing by giving examples. ये वाला जो topic है ना, code mixing and code switching, ये एक सब topic है but ये एक important topic है because ये वाला जो टॉपिक है दैट इज़ कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग, वो हमारा शॉर्ट नोट्स में बहुत बार पूछा जाता है. कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है बिकॉज यहाँ पर इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करी जाती है, बट शॉर्ट नोट में खाली सिर्फ कोड मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बोला जाता है. सो इस क्वेश्चन में पहले हम डिफाइन करेंगे कोड मिक्सिंग क्या है. दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ L1 एंड L2, दैट इज लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, एंड हाउ people or bilinguals or multilinguals mix one language with the other language. और इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल्स भी देने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन bilingualism. What is bilingualism? Differentiate between compound, coordinate and subordinate bilinguals. So basically यहाँ पे हमें 3 टाइप्स ऑफ bilingualism, जो 3 टाइप्स हैं बायलिंगुअलिज्म के, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है. हमें बस ये बताना है उनके डिफरेंसेस ये तीनों बायलिंगुअलिज्म के क्या हैं. हमें सबसे पहले ये बताना है बायलिंगुअलिज्म क्या है. जो उसके टाइप्स हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. वी जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज बायलिंगुअल्स. क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डू कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग help in achieving communicative and social goals? Explain. So
प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कोड मिक्सिंग के बारे में, कोड स्विचिंग के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. सो इसमें सबसे पहले हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे, उनका इंट्रोडक्शन देंगे और फिर बताएंगे दैट हाउ डू दीज कॉन्सेप्ट्स हेल्प इन अचीविंग कम्युनिकेटिव एंड सोशल गोल्स. बेसिकली दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दीज आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो उसी के बारे में हमें इस सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में भी इलैबोरेट करना पड़ेगा. Now next is elaborate the factors that have bearing upon second language acquisition. So जो हमारा जो ये language planning वाला ब्लॉक है उसमें ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का जो हमारा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे. बिकॉज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के जो फैक्टर्स है ना, कई बार देखा गया है शॉर्ट नोट्स में भी, लेंदी क्वेश्चन में भी बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है इग्नू एग्जामिनेशन में. सो इसमें हम मल्टीपल फैक्टर्स जो हमारे हैं, दैट इज एज, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, जितने भी हमारे जो ये फैक्टर्स हैं उन सबको हम लिस्ट डाउन करेंगे और फिर इलैबोरेट करेंगे कि जो ईच फैक्टर है वो कैसे हमें हेल्प करता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए. Next is examine the role of motivation and attitudes in second language learning. So basically these are also the two factors. इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोटिवेशन वाला जो फैक्टर है एंड एटीट्यूड वाला फैक्टर, जो कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था. तो इन्होंने दो फैक्टर्स हमें ऑलरेडी स्टेट कर दिए हैं क्वेश्चन में ही. इन दोनों फैक्टर्स को हमें इलैबोरेट करके आंसर में लिखना है. Now next is distinguish between dialect and language. How does a dialect achieve the status of a language? Explain. इसमें हमें बताना है dialect के बारे में, language के बारे में. उसके बाद हम उन दोनों को distinguish करेंगे और फिर हम next part of question को define करेंगे. Next is, this is also a repetitive question, which is what is a speech community, why it is difficult to define. पहले भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस आप लोगों के साथ कर लिया है. स्पीच कम्युनिटी क्या है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एंड एग्जेम्प्लीफाई लैंग्वेज वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ डायलेक्ट, स्टाइल एंड रजिस्टर. सो देख लीजिए कितनी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग लैंग्वेज में यूज़ होकर. यहाँ पर हमने डायलेक्ट एंड लैंग्वेज के बारे में बात करी. यहाँ पर फिर दोबारा से हमें क्वेश्चन में पूछा गया है लैंग्वेज वेरिएशन को हमें डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ डायलेक्ट, स्टाइल एंड रजिस्टर. सो बेसिकली हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और जहाँ तक है वी विल ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स. देन examine the silent features of American English. Give examples. So this is also the repetitive question. काफ़ी बार ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है अमेरिकन इंग्लिश वाला. ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है. So this is a repetitive question. Discuss the three approaches to style, that is monism, dualism and pluralism. So जो हमारा लास्ट ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 9, जो हमारा ये स्टाइलिस्टिक्स वाला ब्लॉक है, उसमें से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन है. दैट इज़ अप्रोचेस टू स्टाइल. सबसे पहले हम स्टाइल के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद वी विल डिफाइन व्हाट इज़ मोनिज्म, व्हाट इज़ डुअलिज्म एंड व्हाट इज़ प्लूरलिज्म. सो हम इन तीनों स्टाइल्स की और अप्रोचेस ऑफ दीज स्टाइल्स की डेफिनेशन लिखेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और इन सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे. हाउएवर डिफ्रेंशिएट नहीं पूछा हुआ है तो वी जस्ट हैव टू स्टेट कि क्या क्या है. तो बेसिकली वी विल जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दीज 3 एस्पेक्ट्स. नेक्स्ट इज एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश. सो इसमें हमें 2 लैंग्वेजेस के बारे में, दैट इज़ अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है. एंड ये भी हमें बताना है दैट हाउ अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश. नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस हाउ लिंग्विस्टिक्स इज रिलेटेड टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड स्टाइलिस्टिक्स. ये भी आजकल अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें प्रीवियस ईयर पेपर में ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, जिसमें हमें बताना है दैट व्हाट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म
एंड स्टाइलिस्टिक्स। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमें अपने आंसर में अच्छी तरीके से समझाना पड़ेगा। लास्ट ब्लॉक्स में से ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि इग्नू एग्जामिनेशन में देखा गया है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। दैट इज़ जो हमारा स्टाइलिस्टिक्स वाला ब्लॉक है उसमें से ही ये वाले क्वेश्चंस लिए हुए हैं। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट इज़ स्टाइल, व्हाट आर द 3 व्यूज़ ऑफ क्रिटिक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल एंड कंटेंट। सो ये वाला हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्टाइल का हमें इसमें बताना है दैट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल एंड कंटेंट। तो इसमें हमें उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बताना पड़ेगा कि स्टाइल एंड कंटेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। हाउ डज अ डायलेक्ट अचीव द स्टेटस ऑफ अ लैंग्वेज, एक्सप्लेन। सो अगेन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज का कंपैरिजन आ गया है। डायलेक्ट एंड लैंग्वेज वाला मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज काफ़ी बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो इसमें भी हमें डायलेक्ट एंड लैंग्वेज के डिफरेंस को बताना है और नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि कैसे डायलेक्ट अचीव्स द स्टेटस ऑफ अ लैंग्वेज, कि एक पर्टिकुलर चाहे वो रीजनल डायलेक्ट हो या कोई और कल्चरल डायलेक्ट हो, कैसे वो अपना ये जो गोल है स्टेटस ऑफ अ लैंग्वेज का अचीव करता है। नेक्स्ट इज एग्जामिन द इंडियननेस ऑफ इंडियन इंग्लिश। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। सो बेसिकली ये सेकेंड लास्ट ब्लॉक में से द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश का जो हमारा ब्लॉक है उसमें से लिया हुआ है। सो अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश का तो पहले भी हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज लैंग्वेजेस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें बताना है इंडियननेस ऑफ इंग्लिश। सो आजकल ये वाला क्वेश्चन कई बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। सो दैट इज़ वाई दिस ऑल्सो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वन इज एग्जामिन various approaches to defining style, giving suitable examples. So इसमें हमें we have to state स्टाइल क्या होता है, पहले हमें उसकी डेफिनेशन बतानी है एंड डिफरेंट अप्रोचेस और वेरियस अप्रोचेस जो स्टाइल के हैं वो हमें डिफाइन करने हैं विद सपोर्ट ऑफ द सुटेबल एग्जाम्पल्स। नाउ लास्ट set of question is again about dialect, accent and register. So इसमें हमें distinguish करना है, distinguish between dialect, accent, register and style with appropriate examples. So this is also a repetitive question. ये वाला question हमने पिछली जो questions अभी हमने discuss किए हैं उसमें भी हमने discuss किया है. So this is also a lengthier question. कई बार ये क्वेश्चन नहीं भी आता है एग्ज़ाम में, बट काफ़ी बार देखा गया है कि ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं वो एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये आपको सब टॉपिक्स हैं अच्छे से आपको प्रिपेयर करने होंगे, तभी ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। सो दिस ब्रिंग्स टू द क्लोज ऑफ टुडेज वीडियो। If you liked it and found it helpful, then do click the like button, share, subscribe, comment and keep supporting to this channel. All the best to you and thanks for